एवरीवन, आज क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस स्ट्रैटेजी 2025 के बारे में। ये वीडियो 15 से 20 मिनट का होगा, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने का जो मेरा 6 सालों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर इसके प्रत्येक पॉइंट को बताया जाएगा। ऐसे में अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, इसके प्रत्येक कंटेंट को, इसके प्रत्येक पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझते हैं और उस पे काम करने का प्रयास करते हैं, तो आप जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान जो आप छोटी छोटी गलती करते हैं, उस प्रकार की गलतियों को करने से बच सकेंगे और अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हो, स्टेट पुलिस की तैयारी करने जा रहे हो, तो कम से कम अगर आपका प्रथम प्रयास में सिलेक्शन हो रहा है तो कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाता है। एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में 2 से 3 साल तक अपने मोटिवेशन को बनाए रखना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, ताकि आप फोकस होकर के स्टडी कर पाओ। तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, कौन कौन से पॉइंट है जो जिसके थ्रू आउट अगर आप उसमें काम करते हो तो आप जो आपको 2 से 3 साल तक मेहनत करना है, ईमानदारी से फोकस होकर के स्टडी करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को और अपने मोटिवेशन को बनाए रख पाओगे। वो कौन कौन से पॉइंट है अगर आप उस पर काम करोगे, जिसके थ्रू आउट आप 2 से 3 साल जो आपको समय लग रहा है इस तैयारी में, उस पूरी यात्रा के दौरान, उस पूरी जर्नी के दौरान, उस पूरी यात्रा के दौरान आप अपने मोटिवेशन को बनाए रख पाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रख पाएंगे और उसके थ्रू आउट आप फोकस होकर के स्टडी कर पाएंगे। और अगर आपको पता है कि इस सिविल सर्विस एग्जाम में सफल होने का जो सबसे मेन रोल प्ले करता है, बड़ा रोल प्ले करता है कि नियमित अध्ययन। आप फोकस होकर के 5 से 6 घंटे की डेली स्टडी कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो। जो सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के बीच ये है कि बहुत 80 से 85%, 90% तक विद्यार्थी जो है फोकस होकर के डेली 5 to 6 आवर्स स्टडी नहीं कर पाते हैं। डेली 80 से 85 से 90% विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि फोकस होकर नियमित रूप से स्टडी करना। कोई अधिकांश ऐसे बच्चे जो हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनका पूरा 3 से 4 दिन पूरा वीक ही गायब हो जा रहा है, अच्छे से फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते। बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो उनको उनके गोल से भटकाते हैं। तो आप यहाँ पे उन सभी बिंदुओं को जान पाओगे जो आपको आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जनरेट करेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। इसके साथ ही साथ आपके सम्मुख जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं पूरी तैयारी के दौरान, उन सभी से बच करके आप अपने गोल पे फोकस हो पाओगे और अपनी सफलता को प्रथम प्रयास में सुनिश्चित कर पाओगे। तो ऐसे में आप इसके प्रत्येक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल मोटिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी तैयारी का बहुत ही बड़ा आधार है। अगर आपके अंदर ये पॉइंट नहीं है, अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाओगे। आप उसी दिन यूपीएससी में, उसी दिन आप सिविल सर्विस एग्जाम में फेल हो जाते हैं जिस दिन अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो समझ लो उसी दिन आप इस स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसी दिन आप फेल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही आपको पूरी यात्रा के दौरान आप जो 1.5 से 2 साल 3 साल तक जो आप मेहनत करने का प्रयास करते हैं, फोकस होकर स्टडी करने का प्रयास करते हैं, ये आपको मेंटेन करता है, आपको फोकस होकर के स्टडी करने के लिए बार-बार पुश करता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर का जो इंटरनल मोटिवेशन आइडेंटिफाई करना है। आपको अपने इंटरनल मोटिवेशन की पहचान करनी है, उन बिंदुओं की पहचान करनी है जो आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट करते हैं, जो आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट करते हैं। वो कौन-कौन से पॉइंट है जो आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट करते हैं और बार-बार आपको उस काम को करने के लिए पुश करते हैं। देखिए, आप अपने लाइफ के अगर बैक में जाएं, अगर आप अपने लाइफ के बैक में जाकर के देखें, तो आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे इवेंट्स आपके सम्मुख होते हैं, ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं जो आपको बार-बार किसी काम को करने के लिए, बार-बार सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, बार-बार स्टेट पुलिस की तैयारी करने के लिए बार-बार आपको पुश करता है कि नहीं, आपको ये काम करना है। और वो विचार, वो पॉइंट, जो वो इवेंट जो आपके लाइफ के बैक में, अपने लाइफ के बैक में जाकर के देख रहे हो, वो पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहे हैं और वो पॉइंट आपको बार-बार मोटिवेट करते हैं, बार-बार आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, बार-बार आपको ये काम करने के लिए पुश करते हैं। तो इस प्रकार के विचार को अपने अंदर बनाए रखना है, आपको इसको अपने अंदर बनाए रखना है। अगर आप इसको अपने अंदर बनाए रखते हैं, आप इस पे काम करते हैं इसको, क्योंकि ये आपके अंदर, अगर आप मेहनत करना शुरू कर देंगे, आप अपने डेली स्टडी पे फोकस करना शुरू कर देंगे, तो ये आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड, आपका इंटरनल मोटिवेशन और बिल्ड होता जाएगा और बनता जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरनल मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करना है। खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। इस तैयारी में सफल होने के लिए खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, आपका अपना मोटिवेशन होना चाहिए। आपका अपना मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ, वो कौन कौन से कारण है, वो कौन कौन से पॉइंट है जो आपके लाइफ के बैक में अगर आप जाके देखते हो,
और वो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, आपको इंटरनल रूप से आंतरिक रूप से बहुत ही मोटिवेट कर देते हैं, आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्ड हो जाता है और वो काम करने के लिए आपको बार बार पुश करता है। उन बिंदुओं की आपको पहचान करनी है। जब जैसे आप अपने उन बिंदुओं को आइडेंटिफाई कर लोगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से विचार हैं जो आपकी लाइफ में आपके साथ घटित हुए हैं और इवेंट्स आपके साथ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो जैसे वो पॉइंट्स वो विचार आपके दिमाग में चलते हैं, तुरंत आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन, आपका आंतरिक मोटिवेशन बढ़ जाता है, आपका खुद का एक मोटिवेशन जनरेट होता है जो बार बार इस काम को करने के लिए बार बार क्या करता है, पुश करता है। तो उस पॉइंट को, उन बिंदुओं को आइडेंटिफाई करना है। एक प्रकार से कहें उन कारण को आइडेंटिफाई करना है कि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करने क्यों जा रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी करने क्यों जा रहे हो, वो कौन कौन से कारण है जो आपको इस तैयारी करने के लिए बार बार पुश करते हैं। तो उसको आपने जैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे वैसे आपका जो इंटरनल मोटिवेशन, आपका खुद का जो मोटिवेशन है वो आपके साथ बना रहेगा और धीरे धीरे आप अगर उस पर और उसके थ्रू आउट अगर आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो वो मोटिवेशन आपका और बढ़ता जाएगा, वो आपके अंदर और एनर्जी जनरेट करेगा, जिसके थ्रू आउट आप पूरी तैयारी के दौरान 1.5 से 2 साल 3 साल का जो समय लगता है फोकस होकर आप स्टिक कर पाओगे। तो आपको क्या करना है इस तैयारी में, अगर आपको इस एग्जाम में अगर आपको सफलता पाना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का इंटरनल मोटिवेशन, जो आपका इंटरनल मोटिवेशन उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको जनरेट करना है, उसको खुद रूप से खुद को आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। और खुद को अपने आप को मोटिवेट कब रख पाओगे, जब आप उन बिंदुओं को, उन कारण को आइडेंटिफाई करोगे, जैसे वो विचार आपके दिमाग में आते हैं बार बार उसी विचार को अपने दिमाग में लाना। जब कभी आपको लगे कि आपकी तैयारी नहीं हो पा रही, जब कभी लगे कि आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, जब कभी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, जब कभी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे जा रहा है, उस समय उस पॉइंट पे फिर उस पॉइंट को याद करो, उस विचार को अपने दिमाग में लाओ जिसने आपको ये काम करने के लिए पुश किया था, जिसने आपको ये काम करने के लिए इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से मोटिवेट किया था। क्योंकि आपकी तैयारी 80% प्रिपरेशन आपकी इसी पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप इसको अपने अंदर लाने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, जब तक आप उन बिंदुओं को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप उन विचारों को अपने दिमाग में नहीं रखोगे जो बार बार आपको मोटिवेट करता है, जो बार बार आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट करता है, जो बार बार आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, तब तक आप इस प्रिपरेशन में फोकस होकर के स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें एग्जाम में सफलता पाना है तो नियमित रूप से फोकस होकर स्टडी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपने इंटरनल मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करो, आपने इंटरनल मोटिवेशन, आपके खुद का मोटिवेशन जो है आप अपने अंदर जनरेट करो। कौन से कारण है जिसके कारण से आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, उन बिंदुओं को आपको आइडेंटिफाई करना। आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए, खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, आपका आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए। वो इंटरनल आंतरिक मोटिवेशन आपका कौन सा होगा, वो कौन से पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे विचार जो आपके दिमाग में जैसे ही आते हैं आपको इंटरनल आंतरिक रूप से क्या करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर देते हैं। आपके अंदर एक इंटरनल पावर जनरेट होता है जो आपको इस काम को करने के लिए बार बार क्या करता है, पुश करता है कि नहीं हमें ये एग्जाम की तैयारी करनी है, मेहनत से करनी, ईमानदारी से करनी। तो वो विचार को आपको बार बार अपने दिमाग में रिपीट करना। जब भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पा, तब आपको उन विचारों को क्या करना है, अपने दिमाग में लाना है, उसको याद करना है, उसको रिवर्स में जाकर देखो क्या है, कौन से पॉइंट है जो आपके मोटिवेशन को, आपके इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, जो आपको इस काम को सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए बार क्या करते हैं, पुश करते हैं। देखिए मोटिवेशन में एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, बाह्य मोटिवेशन होता है। देखिए जो इंटरनल मोटिवेशन होता है अस्थायी होता है। ये क्या होता है, स्थायी होता है, ये स्थायी होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जो बाह्य मोटिवेशन होता है, वो अस्थायी होता है। बाह्य मोटिवेशन क्या होता है, बाह्य मोटिवेशन जैसे आप किसी सेमिनार में गए, आप किसी टॉपर के सम्मुख, आप किसी टॉपर के सम्मुख में आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो उस समय आप बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं। जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं, आप किसी टॉपर को सुनते हैं, तो उस समय आप बहुत ही मोटिवेट हो जाते हो उनकी बातों को सुन करके। आपको लगता है कि नहीं, अब कल से मैं पूरा जो 8 से 10 घंटे डेली स्टडी करूंगा, मेहनत से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। लेकिन ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जो किसी सेमिनार में किसी टॉपर्स की बातों को सुन करके आपके अंदर आता है, ये अस्थायी होता है, ये क्षणभंगुर होता है, कुछ समय के लिए होता है। ये आपके साथ 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक बना रहता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है। ये क्षणभंगुर होता है, अस्थायी होता है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जो दूसरों को सुन करके आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, वो ज्यादा समय तक आपके पास आपके पास नहीं बना रह पाता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर आप उसी स्थिति में आ जाते हो जैसे कि आप पहले थे। तो इसलिए कैसा मोटिवेशन आपका होना चाहिए, सबसे पहले आपको जैसे आपको पता है कि आप 2025 में यूपी पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो, तो जो समय लगे आपको, 1 हफ्ते 10 दिन का समय लगे, उस समय में सबसे पहले वो पॉइंट पूरे अपनी लाइफ के वो इवेंट याद करो, वो कारण याद करो, वो
पॉइंट्स याद करो जो आपके दिमाग में जैसे ही आते हैं, आपके माइंड जैसे वो पॉइंट्स चलता है, वो विचार आपके दिमाग में आते हैं, वैसे ही आपके अंदर एक इंटरनल पावर जनरेट होती है, आपका खुद का मोटिवेशन जनरेट होता है, आप आंतरिक रूप से बहुत ही मोटिवेट हो जाते हो, आपके अंदर एक बहुत ऊर्जा जनरेट होती है, आपके अंदर एक एनर्जी, आपके अंदर एक कहो तो फायर जनरेट होता है, आपके अंदर एक आग लगती है कि नहीं ये काम करने है। वो पॉइंट, वो विचार इतने पावरफुल होते हैं जो आपकी लाइफ में कभी न कभी घटित हुए होते हैं, जो बार बार आपके अंदर जैसे आपके दिमाग में आते हैं, आपके माइंड वो विचार से चलता है, आपको इंटरनल से मोटिवेट करता है एक प्रकार से कि आपके अंदर फायर जनरेट करता है कि नहीं ये काम हमें करना है, ये काम हमें करना है। चाहे आप एक बार फेल हो रहे हो, इसका जान दो, ये जो इंटरनल मोटिवेशन है, आप एक बार फेल हो रहे हो, 2 बार फेल हो रहे हो तब भी आप खड़े हो जाते हो, 3 बार फेल हो रहे हो फिर भी आप फेलियर से आप घबराते नहीं, आप बार बार फेल हो रहे हो लेकिन आप गिर रहे हो फिर आप उठ के खड़े हो रहे हो, गिर रहे हो फिर आप उठ के खड़े हो रहे हो। एक समय ऐसा आएगा जो आपको कहां पे पहुंचा देगा, सक्सेस पे, जो आपको क्या करेगा, सफलता दिला देगा। ये इंटरनल मोटिवेशन, ये आप कितनी भी फेलियर का सामना आपको करना पड़े, कितनी भी फेलियर का आपको सामना करना पड़े, लेकिन आपका जो इंटरनल मोटिवेशन, जो आपका खुद का मोटिवेशन होता है, जो पॉइंट, जो विचार आपके अंदर खुद वो आग लगाते हैं, जो फायर आपके अंदर जनरेट करते हैं, वो आपको पूरी तैयारी के दौरान आपको मोटिवेट रखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं। आप कितने भी फेलियर का सामना करें, आप घबराते नहीं है, फिर आप गिरते हैं, फिर आप उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहते हैं। किसके कारण? जब अपने इंटरनल मोटिवेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, तो ये इसकी पावर होती है। यही आपके अंदर एक फायर जनरेट करता है, वो आग जनरेट करता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अगर आपको कोई काम करना है तो उस काम को करने के लिए आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। वो आग कहां से आएगी? आपके इंटरनल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर, आपका इंटरनल मोटिवेशन, आपने इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन, आप खुद से मोटिवेट कब हो पाओगे, आप आंतरिक रूप से खुद से मोटिवेट कब हो पाओगे? जब आप उन विचारों, उन पॉइंट, उन कारणों को आइडेंटिफाई करोगे, जैसे वो विचार आपके दिमाग में चलते हैं, वो आपको इंटरनली, आंतरिक रूप से बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं, आपके अंदर बहुत इतनी ऊर्जा आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है, आपको बार बार इस काम को करने के लिए क्या करना, पुश करता है कि नहीं करना है, यही काम करना है। एक प्रकार से कहे कि वो पॉइंट्स, वो विचार जो आपके दिमाग में चलते हैं, आपके अंदर एक फायर जनरेट कर देते हैं कि नहीं ये काम करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है लेवल। देखिए जब आप जैसे पीसी की तैयारी करने जा रहे हो, सबसे पहले ये मत सोचो कि आपको इसके लिए आपको नहीं परेशान होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है या कम टैलेंटेड है, ये मैटर नहीं करता। आप ये देखो लेवल, आपने लेवल को आइडेंटिफाई करो, आपका स्तर क्या है, आप अपने लेवल को आइडेंटिफाई करो। आप जब तक अपने स्तर को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक अपने लेवल को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे इस तैयारी में आपको कितने घंटे देने हैं प्रतिदिन, डेली कितना घंटा आपको पढ़ना है। जैसे आपको पता है कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, अब 2 टाइप के बीमार व्यक्ति, एक तो बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति, एक बहुत ही कम बीमार व्यक्ति है। तो जो कम बीमार व्यक्ति है उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और एक बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है उसको उससे ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल एग्जांपल इसका कि 2 बीमार व्यक्ति है, एक कम बीमार व्यक्ति, एक बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है, तो जो कम बीमार व्यक्ति है उसको कम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसकी जो आवश्यकता उतनी दी जाएगी, और एक जो ज्यादा बीमार व्यक्ति है उसको ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको उसकी तुलना में अधिक फोकस उस पर किया जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे भी है, आपने इस पर आप अपने लेवल को आइडेंटिफाई करो कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन है कितना अच्छा है। क्या आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है? बेसिक फाउंडेशन अच्छा होने का मतलब क्या होगा कि आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रखी, आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने एनसीईआरटी पे आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ रखे हैं, आप उससे अपनी पकड़ बना रखे हैं। आप ये जानते हैं आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप 10 पन्ने को पढ़ करके आप एक पन्ने में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी, आपको समरी बनाना आता है। तो ये आपके बेसिक फाउंडेशन होते हैं जो आपको पता है। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उस न्यूज़पेपर से वो कंटेंट निकाल पाते हो, पॉइंट निकाल पाते हो, जिसके थ्रू आपको पता है ये पॉइंट प्री में पूछ सकता है, ये पॉइंट प्री और मेंस दोनों में यूज हो सकता है, ये पॉइंट को मेंस में यूज हो सकता है। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान 3 से 4 साल जो ग्रेजुएशन करते हैं उस दौरान आपने अपने बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छे से मजबूत कर लिया। बेसिक फाउंडेशन मजबूत होने का मतलब क्या होगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ करके उसका शॉर्ट नोट बना लेते हैं, उसके कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जीएस के पेपर में यूज कर सकते हैं, इसको एसए के पेपर में यूज कर सकते हैं, इसको एथिक्स पेपर में यूज कर सकते हैं। यानी आपको ये समझ है कि कौन से पॉइंट कहां पे यूज कर सकते हो, कौन से फैक्ट कहां पे अप्लाई कर सकते हो, ये समझ आपको हो चुकी है। आपने ग्रेजुएशन पे इस पे बहुत ही काम किया है। और आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ करके उससे कंटेंट, वहां से कंटेंट निकालना आपको आता है। ये कंटेंट प्री में यूज हो सकता है, ये कंटेंट, ये फैक्ट प्री और मेंस दोनों में यूज होगा, ये कंटेंट मेंस में क्यों यूज होगा, ये पॉइंट निबंध में यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट एथिक्स में यूज कर सकते हैं।
ये बेसिक फाउंडेशन जो होता है आपकी पकड़ है, आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही मेहनत करके आपने इससे बहुत ही अधिक काम करके आपने इस पे अपनी पकड़ बना ली है। तो आपको सिंपल सी बात है, तब आपको कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है? 5 से 6 घंटे की जरूरत पढ़ने। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है तो आपको प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की जरूरत है पढ़ने की। लेकिन अगर आपका बेसिक फाउंडेशन 0 लेवल पे या माइनस में बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो न्यूज़पेपर आपको समझ में नहीं आता, आप ये नहीं जान पाते इसमें कौन आपके काम का, कौन से पॉइंट आपके काम के, कौन से पॉइंट आपके काम के नहीं है। यही कंडीशन आपके एनसीईआरटी बुक में, एक कंडीशन आपके न्यूज़पेपर में, तो कहीं ना कहीं मतलब ये होगा कि बेसिक आपका अच्छा नहीं। और बेसिक बहुत ही खराब होने का मतलब ये क्या हुआ कि उसमें बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो उस कीवर्ड्स के बारे में आप नहीं जानते, उसमें जो शब्द होते हैं उस सब बहुत सारे ऐसे शब्द जो आपको शब्द ही नहीं समझ पाते। एनसीईआरटी बुक में न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द ही आपको समझ नहीं आता। इसका मतलब आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है, आपको भी कीवर्ड की प्रॉब्लम है, आपको कीवर्ड्स ही नहीं समझ में आते, उसमें जो शब्द पे आपकी पकड़ नहीं है, तो इसका मतलब आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है। तो ऐसे में आपको अधिक समय देना पड़ेगा उन विद्यार्थियों की तुलना में जिनका बेसिक अच्छा है। अब कोई जिनका बेसिक अच्छा है तो अगर 5 से 6 घंटे दे रहा है, तो अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है तो आपको इसकी तुलना में 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा। बात हमेशा आती नहीं है कि कितने घंटे पढ़े, हर सबके सब लोग जैसे ही फर्स्ट टाइम अगर कोई आईएएस तैयारी करने जाता है, दिल्ली गया फर्स्ट टाइम, वो अपने कोचिंग जाता है, पहला क्वेश्चन से यही पूछता है, कोई टॉपर सा है, कोई सीनियर है, सबसे यही क्वेश्चन पूछता है कि कितने घंटे पढ़े। घंटा जो आवर से किसी के लिए फिक्स नहीं है। 2 विद्यार्थी की बात करूं मैं, 3 विद्यार्थियों की बात करूं, 3 विद्यार्थियों के लिए जो स्टडी आवर होगा डिफरेंट हो सकता है। 3 विद्यार्थियों के लिए पढ़ने वाला जो स्टडी आवर होगा डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है? उसमें एक का बेसिक बहुत अच्छा, एक का बेसिक बहुत ही खराब, बहुत ही कमजोर, ऐसा अभी हमने आपको बताया कि उसको शब्द नहीं समझ आते, कीवर्ड में प्रॉब्लम शब्द नहीं समझ आते, और एक का बेसिक मीडियम स्तर में। तो ऐसे में तीनों को एक समय देने की जरूरत नहीं है। एक का तो 5 से 6 घंटे में काम चल जाएगा, एक अगर 7 से 8 घंटे दे रहा है उसका काम चल जाएगा, और एक जिसका बेसिक बहुत ही खराब है उससे एटलीस्ट कम से कम 9 से 10 घंटे डेली तो देना ही पड़ेगा। तो जब आपने स्तर को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आप किस स्तर पे हो, तो आप ये जान पाते हो आपको कितने समय देने की, प्रतिदिन आपको इसके लिए कितने समय देने की आवश्यकता है, कितना टाइम आपको देने की आवश्यकता है। टाइम किसी ने कोई फिक्स नहीं है कि सभी एक ही तराजू में तौल करके पढ़ाई करेंगे, कि मतलब सभी को एक ही समय फॉलो करेंगे। समय प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, उसके लेवल के अनुसार, उसके स्तर के आधार पे, कि उसकी लेवल क्या है। जैसे आपने लेवल को, अपने स्तर को आइडेंटिफाई कर पाओगे, तैसे आप ये जान पाओगे कि आपको प्रतिदिन कितने घंटे देने की जरूरत है, डेली आपको कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रतिदिन कितने घंटे नियमित अध्ययन करने की जरूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 2 पॉइंट है इस प्रिपरेशन का, ये जो दोनों पॉइंट्स प्रिपरेशन का आधार होता है, बेस होता है, एक पिलर होता है, एक आधार होता है जिसपे आपको पूरी फाउंडेशन बनानी है। अब बात आती है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरा पॉइंट, जब आपने अपने इंटरनल मोटिवेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपने लेवल को, स्तर को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको इतने घंटे डेली देने की जरूरत है। जैसे लेवल की बात करें, इसमें एक ये होता है कि क्या आप नियमित 5 से 6 घंटे डेली स्टडी कर पाते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे तैयारी करने जाते हैं जिनके समूह प्रॉब्लम ये होती है कि नियमित 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ ही नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या होती है वो नियमित एक हफ्ते तक उनसे कहो कि 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ो तो नहीं पढ़ पाते। सबसे 80 से 85 से 90% आपको क्या लगता है जो बेसिक एग्जाम में जो लाखों बच्चों में जो बच्चे फेल होते हैं, वहां नहीं, वो पहले ही फेल हो जाते हैं। उसमें से 85% एग्जाम देने से पहले ही फेल हो जाते हैं। आप कहोगे एग्जाम देने से पहले कैसे फेल हो गए? एग्जाम देने से पहले इसलिए फेल हो गए क्योंकि उसमें से 90% 80 से 50 से 90% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फोकस स्टडी कर ही नहीं पाते, जो नियमित 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ ही नहीं पाते। उसमें इतनी संख्या होती है उनकी, और वो एग्जाम देने से पहले ही फेल हो जाते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। ये नियमित अध्ययन करना, 5 से 6 घंटे की नियमित अध्ययन करना, फोकस होकर स्टडी करना। जैसे नियमित अध्ययन करने का मतलब एक 7 दिन है तो 7 दिन में 6 दिन, एक दिन अपने लिए फ्रेश होने के लिए निकाल लें। आप एक दिन अपने लिए घूमने के लिए, टहलने के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दिन आपके लिए, क्योंकि जब एक दिन 7 दिन में 6 दिन आप 5 से 6 घंटे डेली स्टडी करें, 7वें दिन अपने लिए निकाल सकते हैं। उस दिन आप जब 7वां दिन अपने लिए निकालेंगे, आप घूमने जा सकते हो, टहलने जा सकते हो, उससे आपका जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। जो 6 दिन आप प्रिपरेशन करते हो, जो 6 दिन के दौरान तैयारी करने के दौरान आपके ऊपर जो प्रेशर बनता है वो 7वें दिन रिलीज हो जाता है। आप मूवी देख सकते हो, अपने फैमिली के साथ टहलने जा सकते हो। 7वें दिन आपको घूमना टहलना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका फायदा ये होगा फिर आप नेक्स्ट वीक के लिए
जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आप तैयार हो पाओगे, उसमें फिर आप स्टडी कर पाओगे। इसलिए हफ्ते में एक दिन आपको अपने लिए निकालना है, घूमने के लिए, टहलने के लिए कहीं जा सकते हो, तो 6 दिन आप फोकस होकर नियमित रूप से अध्ययन करो। नियमित रूप से अध्ययन करने का मतलब नहीं 7 के 7 दिन नहीं, नियमित रूप से अध्ययन करने का मतलब ये 7 दिन में 6 दिन आप 5 से 6 घंटे नियमित रूप से अध्ययन करें, 7 दिन अपने लिए एंजॉय करें, घूमें टहलें, कहीं भी जाएं, आप कहीं भी जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, मस्ती करें 7 दिन, एक दिन आपको करना है। इसका फायदा ये होगा आपका प्रेशर रिलीज होगा और फिर आपका जो नेक्स्ट वीक होगा फिर आप उस वीक के लिए तैयार हो पाओगे, फिर आप उस वीक में मेहनत से स्टडी कर पाओगे। तो ये सब जो नियमित अध्ययन करने वाला जो पॉइंट है रेगुलर, ये बहुत ही कम बच्चों में होती है। अभी यानी 100 में 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर नियमित रूप से अध्ययन कर पाते हैं, 90% बच्चे होते हैं जो नियमित रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते। ये मेजर प्रॉब्लम, ये फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इसलिए आपको अपने लेवल, अगर आपका लेवल ये है कि आप 5 से 6 घंटे नियमित अध्ययन नहीं कर पाते, तो सबसे पहले आपको इस पे काम करना पड़ेगा ना, कि पहले आपको आदत बनानी पड़ेगी कि आप 5 से 6 घंटे नियमित अध्ययन करें। आप एक जरूरी नहीं कि आप पहले दिन 5 से 6 घंटे अध्ययन करना शुरू कर दें, आप फर्स्ट डे 2 घंटे पढ़ें, पहले दिन आप शुरुआत करें 1 घंटे से पढ़ने की शुरुआत करें, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ें, तीसरे दिन 3 घंटा, आप एक हफ्ते तक 2-2 घंटे पढ़ो, एक हफ्ते तक 2-2 घंटे पढ़ो। अगर आपने एक हफ्ते में 6 दिन 2-2 घंटे पढ़ा, तो इससे अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं हमने 6 दिन 2-2 घंटे रेगुलर पढ़े, वो देखना अगले हफ्ते में नेक्स्ट वीक में आपको वो 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया से आप आगे बढ़ते जाओगे तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और एक समय ऐसा आएगा जब 8 से 9, 10 घंटे आप बैठ के स्टडी कर पाओगे डेली। तो ये आदत, एटीट्यूड आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, याद आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी अपने, कि अगर आप नियमित अध्ययन नहीं कर पा रहे हो प्रतिदिन 5-6 घंटे का, तो नियमित अध्ययन करने वाली आदत आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो आदत आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। तो ये आपके लेवल का भी एक पार्ट होता है। इसलिए लेवल, अपने स्तर को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बीमार व्यक्ति, अगर हमें पता ही नहीं उसको किस लेवल की बीमारी है, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ वही लॉजिक है हमें भी है, जब तक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, अपनी पहचान नहीं करोगे, तब तक आप कैसे जान पाओगे कि आपको कितने घंटे डेली देने की जरूरत है, आपको प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, आप कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने स्तर को आइडेंटिफाई करना है। सबसे 80%, 85%, 90% विद्यार्थी इस पॉइंट पे काम ही नहीं करते, इस पॉइंट पे काम ही नहीं करते और सीधा युद्ध में उतर जाते हैं, मैदान में उतर आते हैं। और ये जब क्लियर ही नहीं होता, तो इस कारण से वो कभी नियमित फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते, पूरे साल भटकते रहते हैं, उस कोचिंग के पीछे, उस कोचिंग के पीछे, उस कोचिंग के पीछे, सैकड़ों कोचिंग बदलते रहते हैं, सैकड़ों कोचिंग, सैकड़ों क्लासरूम, इसी में भटकते रहते हैं। ये 90% विद्यार्थियों के समूह की यही प्रॉब्लम है। 80 से 50 से 90% विद्यार्थी, 10% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फोकस होकर नियमित अध्ययन कर पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है? सिलेबस। जो सिलेबस है, सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसके थ्रू आप ये जान पाओगे जो आपको पढ़ना है उसमें सबसे ज्यादा समय किस पे देना है, और फिर किस पे उससे कम समय देना है, फिर किस पे उससे कम समय देना है। सिलेबस से आप क्या जान पाओगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस में है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप ये जान पाओगे कि जो आपको पढ़ना है उसमें सबसे ज्यादा समय आपको किस पे इन्वेस्ट करना, सबसे ज्यादा काम किस पे करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कोर एरिया है जहां से पूरे क्वेश्चन का 80 से 90% वहीं से आता है, पूरे क्वेश्चन का 85% वहीं से आता है। उस कोर एरिया को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आप ये जान पाओगे कि पीसीएस का जो प्री का अप्रोच है, जो मेंस का अप्रोच है, वो अप्रोच क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आप पीसीएस के, यूपी पीसीएस के अप्रोच को जान पाओगे। प्री में क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या है, मेंस में क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या है, वो कहां से जान पाओगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप जान पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप क्या जान पाओगे कि जो सिलेबस में है उसमें सबसे ज्यादा समय किस में इन्वेस्ट करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा कोर एरिया है जहां से 80%, अगर आप उससे मेहनत करो, काम करो, तो 80% क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। वो कोर एरिया आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो आपके समय का सबसे ज्यादा हिस्सा वहां इन्वेस्ट होगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। उसके बाद उससे कम वहां पे इन्वेस्ट होगा जो कम इंपॉर्टेंट, उससे कम वहां पे कम होगा, कम समय इन्वेस्ट होगा जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट। तो अपने समय को आप इक्वली, अपने समय को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, आप अपने समय को वहां पे यूज कर पाओगे, अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे कि कहां पे ज्यादा समय यूटिलाइज करना है, कहां पे अपने समय को ज्यादा यूज करना है, कहां पे कम, कहां पे कम। और इसके साथ ही साथ आप यूपीपीसीएस के प्री के एंगल को सीख पाओगे, प्री के मेंस के एंगल को सीख पाओगे। ऐसे में कैसे क्वेश्चन पूछा है तो वो एंगल जान पाओगे कि किस प्रकार से प्री में क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से मेंस में क्वेश्चन पूछता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही आप कोई भी बुक जो रीड कर रहे हो, एनसीईआरटी की बुक जो रीड करोगे, जो स्टैंडर्ड बुक रीड करोगे, जो न्यूज़पेपर रीड करोगे,
उसके पढ़ने के तरीके को भी सीख पाओगे, किस अप्रोच से पढ़े, किस तरीके से पढ़े कि कैसे इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। यानी जो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का तरीका होता है, जो न्यूज़पेपर, जो करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका होता है, वो तरीका, वो एटीट्यूड, वो अप्रोच आपके अंदर कहां से डेवलप होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही आपके अंदर डेवलप होगा। यानी बुक यूपी पीसीएस के अप्रोच से किसी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना, किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना, करंट अफेयर्स को पढ़ना, न्यूज़पेपर को पढ़ना, वो अप्रोच कहां से आपके अंदर डेवलप होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू आउट ही डेवलप होगा। इसलिए बार बार आप कोई भी टॉपिक रीड करें तो उस टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट प्रैक्टिस जरूर करें। यानी प्री का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और मेंस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। कोई भी टॉपिक, ऐसा नहीं कि आप पूरा टॉपिक पढ़ के तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा रहे हो। सबसे जो बेसिक अप्रोच, जो सबसे स्मार्ट तरीका पढ़ने का, वो कि आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर लो। जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट को आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक से आपने प्रेसिडेंट को पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट वाले टॉपिक का जो प्री वाला क्वेश्चंस है, प्री वाला जो टॉपिक है, वहां पे प्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करो कि देखो प्रेसिडेंट में कब क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे आपके अंदर यूपीपीसीएस में जो प्री और मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एंगल भी, वो एटीट्यूड आपके अंदर ला पाओगे। और इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक, स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके को भी सीख पाओगे। तो आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी फॉर बेसिक फाउंडेशन। एनसीईआरटी की बुक जो है बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत ही बड़ा सोर्स है, क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी, देखिए आप अगर एनसीईआरटी को इग्नोर करोगे प्री में, तो प्री मान लो आपने लुसेंट रट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आप तो प्री क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से, जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर सभी एनसीईआरटी को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, सभी पे अच्छे से पढ़ करके 60 नोट्स नहीं बनाया, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो मेंस, जो एनसीईआरटी के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको कहां पे होने वाला है, मेंस एग्जामिनेशन में। और उसमें एथिक्स में सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, एसए के पेपर में फायदा होगा और जीएस के सभी खंड में आपको फायदा होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक होती है, जो एनसीईआरटी का आप बुक पढ़ते हो, उसमें जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो, उस कीवर्ड्स के बारे में 2 से 3 पॉइंट आप जान लो। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली जरूरत नहीं, उस कीवर्ड के बारे में आप 2 से 3 से पॉइंट पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब मेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एसए का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एथिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर होता है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन होते हैं हेडिंग वाइज। वो कीवर्ड्स पे तब जो क्वेश्चंस पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में, एथिक्स के पेपर में या एसए में जो क्वेश्चंस आते हैं कीवर्ड, तो वो कीवर्ड्स भी आप समझ पाओगे, उस कीवर्ड को आप उसकी डीप को जान पाओगे, उसकी गहराई को जान पाओगे, इसमें क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, क्या क्या इसमें आप लिख सकते हो। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जब मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं, जीएस का, एथिक्स का लिखते हैं, वो कीवर्ड्स, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक है उन पे उनकी पकड़ ही नहीं है। क्योंकि कीवर्ड्स पे पकड़ बनाने का एक जो बेहतर स्रोत है वो कौन सी बुक है, एनसीईआरटी। तो अगर आप, और एनसीईआरटी बुक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो इसका एक फायदा ये होगा कि आप जो क्वेश्चंस है, जो मेंस से क्वेश्चन आप लिखते हो, उसको आप एक बेसिक अप्रोच से लिख पाओगे। क्योंकि क्वेश्चंस को एक बेसिक अप्रोच से लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, और वो बेसिक अप्रोच से आपके अंदर वो एटीट्यूड कब आएगा, जब आपने एनसीईआरटी की बुक, सभी एनसीईआरटी बुक को अपने अच्छे से पढ़ी। तो एनसीईआरटी की बुक का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहां करता है, जीएस के पेपर में। जो मेंस का पेपर होता है, मेंस का एग्जामिनेशन, वहां पे इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाते हैं, उस क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार, उस जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसके अनुसार ऐसा लिख पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, और प्रश्न क्यों नहीं समझ पाते, कहीं ना कहीं उनकी जो एनसीईआरटी बुक है, जो बेसिक बुक है, उस पर उनकी पकड़ ही नहीं, उनके उससे कीवर्ड्स उनकी पकड़ ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, 6 से 12 की बात करूं पॉलिटी की एनसीईआरटी की, तो जो एम लक्ष्मीकांत को आपको सभी लोग बोलते हैं कि एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ो, एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो। एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप तभी समझ पाओगे जब आपकी एनसीईआरटी की बुक की पकड़ होगी। क्यों? क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, वो कीवर्ड एनसीईआरटी बुक में अपने आप में एक चैप्टर है। एम लक्ष्मीकांत की बुक में जो कीवर्ड्स आप, जब एम लक्ष्मीकांत की बुक जब रीड करोगे, उसमें जो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, वो एनसीईआरटी बुक में अपने आप में एक चैप्टर होता है, वो एनसीईआरटी की बुक में एक हेडिंग होता है। तो ऐसे में एनसीईआरटी की बुक में जो एक चैप्टर है, जो एनसीईआरटी की बुक में एक हेडिंग है, वो कीवर्ड के रूप में आपको कहां पे दिखाई देगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक में। जब आपको उस कीवर्ड पे पकड़ नहीं होगा, आप उस कीवर्ड के बारे में जानेंगे नहीं, उस शब्द के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो कैसे वो एम लक्ष्मीकांत की बुक आपको समझ में आएगा। तो इसलिए अगर सभी एनसीईआरटी बुक आपने अपने सभी एनसीईआरटी बुक पे आपने पकड़ बना ली अच्छे से,
तो आपको मेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपको फायदा होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ ही आप एथिक्स पेपर को अच्छे से टैकल कर पाओगे, निबंध के पेपर को अच्छे से टैकल कर पाओगे, और जो जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स होते हैं उस कीवर्ड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्या से पूछ रहा है, और उसके अंदर वो आप वही पॉइंट लिखोगे जो आपसे पूछेगा, आप उसकी डिमांड के अनुसार आंसर देख पाओगे। तो इसका बहुत ही मेजर फायदा होगा। और इसके साथ साथ इसका एक बड़ा फायदा क्या होगा कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ, जैसे एमएस कांत की बुक होगी, एमएस कांत की बुक सीधा उठा के पढ़ो तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे अधिकांश बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होती कि वो कहते हैं एमएस कांत बुक तो बहुत अच्छी, लेकिन वो पढ़ते उनको समझ नहीं आता। कारण क्यों नहीं समझ आता? कारण से कि उनका जो बेसिक फाउंडेशन है, जो एनसीईआरटी बुक की पकड़ है, जो कीवर्ड से पकड़ है, जो शब्द पकड़ वो कमजोर है। इस कारण से उसमें जो कीवर्ड्स हैं, क्योंकि जैसे आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हो तो एम लक्ष्मीकांत की बुक जो उसमें कीवर्ड्स है, जो शब्द है, तो वो समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि जब आपको कीवर्ड पे पकड़ नहीं होगी, जब आप किसी कीवर्ड की गहराई में नहीं जान पाओगे, उस कीवर्ड में क्या क्या कितने डायमेंशन, आप उसे डायमेंशन तो नहीं पकड़ पाओगे, वो जो शब्द उसके शब्द के डीप में नहीं जा पाओगे क्या कह रहे हैं, तो कैसे आप उससे अपनी पकड़ बना पाओगे? और उस कीवर्ड उस शब्द के डीप में उसके डायमेंशन को आप तभी पकड़ पाओगे जब आपने एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ा है। तो एनसीईआरटी को अगर एनसीईआरटी को बुक को बेहतर तरीके से पढ़ने का क्या फायदा है? सबसे ज्यादा फायदा कहां होने वाला है? तो मेंस एग्जामिनेशन के जीएस के सभी मेंस के क्वेश्चन पेपर में आपको मदद करेगा, एथिक्स के पेपर में मदद करेगा, एसए के पेपर में मदद करेगा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा कहां पे होने वाला है कि जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ोगे, जैसे एमएस कांत मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ो, वो बुक भी आपको समझ में आएगा। और स्पेक्ट्रम ऐसी बुक है जिसको आप अगर आपने एनसीईआरटी बुक जो विपिन चंद्र की बुक है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ी है और सीधे आप मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ना शुरू कर दोगे एस्ट्रोनॉमी बुक से, वो फिर समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक से पहले आपको गुजरना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का रोल ये मान के चलो आपकी सक्सेस में 60 से 65% रोल जो प्ले करता है एनसीईआरटी की बुक प्ले करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बता दूं कि जो पीसीएस का प्री एग्जाम देने आप जा रहे हो, उसमें जो एनसीईआरटी बुक के थ्रू आप अपने बेसिक फाउंडेशन को बना पाओगे, लेकिन जो प्री का जो यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम होता है, इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फैक्ट देखो यहाँ पे लिखा एडिशनल फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इन एनसीईआरटी बुक के साथ आपको लूसेंट की बुक भी ऐड कर लेना है। इन एनसीईआरटी बुक के साथ पहले आपको एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद लूसेंट। देखिए लूसेंट आप सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप हड्डी चबा रहे हो। लूसेंट में जो सीधे फैक्ट लिखे गए, अगर आप एनसीईआरटी को बुक को नहीं पढ़ा, अगर आपने एनसीईआरटी पकड़ नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ा और सीधे आप लूसेंट पे आ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हड्डी चबा रहे हो, डिफिकल्ट लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए लूसेंट पे आने से पहले लूसेंट का कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, लूसेंट से कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें, उससे पहले आप एनसीईआरटी से उस टॉपिक को पढ़ें, एनसीईआरटी में जाकर उस टॉपिक को पढ़ें, उसकी 1 से 2 रीडिंग करें, उसके बाद आप लूसेंट को पढ़ें, तब आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, तब आपको उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा। और सीधे अगर आप लूसेंट पे आ जाओगे तो आपको अभी हमने कहा कि कैसा लगेगा, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा, आपको बोरिंग फील होगा, आप बोर हो जाओगे। इसलिए लूसेंट का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उस टॉपिक को कहां पे पढ़ना है? एनसीईआरटी की बुक में पढ़ना। और जब 1 से 2 रीडिंग आपने एनसीईआरटी की बुक में कर ली, अब जब लूसेंट की बुक में आओगे तब पढ़ोगे, उसका पढ़ने का आपका एक और अलग ही मजा होगा। आप करके देखो, एक हफ्ते करके देखो, तब आप खुद जान जाओगे कि जो मैं कह रहा हूं कि कितना सही है। आप 1 हफ्ते करके देखो, आप इसका मजा, आप इसके पढ़ने के आनंद को खुद आप ले पाओगे। तो लूसेंट की बुक को कहा जा रहा है पढ़ने के लिए? एडिशनल फैक्ट के लिए, क्योंकि प्री का जो एग्जाम होता है उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम की तुलना में यूपी पीसीएस के प्री के एग्जाम में फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ हमें एडिशनल फैक्ट की जरूरत है। वो एडिशनल फैक्ट कहां से कवर हो पाएगा? लूसेंट की बुक से कवर हो पाएगा। स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो एडिशनल फाउंडेशन के लिए आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है। तो स्टैंडर्ड बुक आपको सीधा स्टैंडर्ड बुक, देखिए यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि उसके लिए अलग वीडियो से कौन सा स्टैंडर्ड बुक पढ़े। और सबको पता है कि 3 से 4 स्टैंडर्ड, अगर आपने सभी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ ली है, उस पर अच्छी पकड़ बना ली है, तो आपको 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक केवल पढ़नी रहती है। जैसे आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया हो गई, एन की पॉलिटी की बुक हो गई, और मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम की बुक हो गई। ये 3 से 4 बुक जो आपको पढ़ने हैं स्टैंडर्ड बुक के अंतर्गत। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि सीधे आपको स्टैंडर्ड बुक पे नहीं आना है, सीधे आपको स्टैंडर्ड बुक, और स्टैंडर्ड बुक में आप ज्यादा से ज्यादा 4 स्टैंडर्ड बुक सेलेक्ट करें, जैसे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एल लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, और एक स्टैंडर्ड बुक में और इकोनॉमिक्स का रख सकते हैं रमेश सिंह का। बस 4 स्टैंडर्ड बुक को ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो अपने सभी एनसीईआरटी पढ़े उसमें सभी का वो कवर कर लेता है। और न्यूज़पेपर से अगर आप मंथली फॉलो कर रहे हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ो तो वहां से आपको काम चल जाता है। तो
तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिविजन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना कम सोर्स हो वो क्या है, तो 4 स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो आप सभी एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे वहां से बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। इसलिए बहुत और स्टैंडर्ड बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल 4 स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना है, उसी का बार बार क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और इन स्टैंडर्ड बुक पे आने से पहले को क्या करना है कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ो। एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, एनसीईआरटी से कोई टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी के, जैसे आपको आपने एमएस गांधी बुक उठाया, वहां पे आपको प्रेसिडेंट पढ़ा, तो सीधे आप एमएस गांधी बुक के प्रेसिडेंट मत पढ़ो, उस प्रेसिडेंट को पहले आप एनसीईआरटी के टॉपिक से कवर कर लो, और एनसीईआरटी के टॉपिक से कवर करने के बाद फिर आप आ जाओ स्टैंडर्ड बुक पे, तब पढ़ो। तब यहाँ जब ऐसे इस तरीके से पढ़ोगे करेक्ट करके ना, तो आपका पढ़ने का जो मजा होगा वो कुछ और होगा। आप पढ़ोगे नहीं, आपको आनंद आएगा पढ़ोगे आपको, और सीधे अगर इस पे आ जाओगे तो जो आपका आनंद हो गायब हो जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट जरूर हो, आपको पढ़ने में आनंद आए, आपको पढ़ने में मजा आए, तो कैसे आएगा, आप एनसीईआरटी की बुक के थ्रू आउट आप स्टैंडर्ड बुक पे आओ, ठीक है। एक अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट आपको करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर की बात करें तो पीसीएस के लिए 2 करंट अफेयर 2 मैगजीन आपको यूज करना है। एक तो प्री के लिए, एक तो जो प्री के लिए आती है क्रॉनिकल क्या आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं, या तो वार्षिक आती है, वार्षिक एक मैगजीन आती है, एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाती है, और एक एग्जाम के प्री एग्जाम के 2 महीने पहले आती है, और एक प्री एग्जाम के 20 दिन पहले आती है, 25 दिन पहले आती है। तो प्री के लिए आप उसको जो वार्षिक वाला उसको आप फॉलो कर सकते हो, और मेंस के लिए जो विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है, मंथली, देखिए मंथली मैगजीन, जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप एक कोई भी न्यूज़पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको समझ में आता है, वो न्यूज़पेपर आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ें। उसके आसपास आपको एक मैगजीन ऐड करनी है, मंथली मैगजीन विजन आईएएस की। विजन आईएएस मैगजीन की इसलिए ऐड करना है क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा आपका, वो विजन आईएएस की मैगजीन करेगा। तो मेंस मंथली मैगजीन के रूप में आपको विजन आईएएस की मैगजीन सेलेक्ट करनी है, उसमें से वो प्री में भी आपको मदद करेगा, और सबसे ज्यादा फायदा विजन आईएएस मैगजीन कहां पे होने वाला है, पीसीएस के संबंध में, मेंस एग्जामिनेशन। और एक मैगजीन और आपको फॉलो करना है जो एग्जाम के 2 महीने पहले आता है, प्री एग्जाम के 2 महीने पहले आता है, और प्री एग्जाम के 20 दिन पहले आता है। एक तो प्री एग्जाम के 2 महीने पहले आता है, और एक प्री एग्जाम के 22 दिन पहले आता है। तो जो प्री एग्जाम के 20 से 22 दिन पहले आता है, उसी को आपको क्या करना है, प्री के लिए फॉलो करना है। 20 से 25 दिन पहले आता है, उसको आप प्री के लिए फॉलो करो। और जो मंथली आपको मैगजीन फॉलो करना है विजन आईएएस का, यहाँ से आपका मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, और प्री का भी आपका प्रिपेयर होता जाएगा। और फिर और एक न्यूज़पेपर सिंगल आप पढ़ ही रहे हो, और एक प्री के लिए क्या करना है, एक प्री के लिए जो वार्षिक आती है मैगजीन एग्जाम के 20 दिन पहले 25 दिन पहले, वो आपको क्या करना है, ले लेना, और उसकी 3 से 4 रीडिंग आपको कर लेनी। देखिए यहाँ से जब आप विजन आईएएस मैगजीन को मंथली आप पढ़े रहेंगे, और आप एक न्यूज़पेपर को पढ़े रहेंगे, तो फिर जो वार्षिक आती है एग्जाम के 25 दिन पहले, आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, दिक्कत आपको वहां पे नहीं आएगी, जब आपका पहले से बेसिक फाउंडेशन अच्छे से कवर है। तो करंट अफेयर्स में 2 सोर्स आपको फॉलो करने हैं, एक तो वार्षिक मैगजीन जो आती है एग्जाम के 25 दिन पहले, वो फॉलो करना है, और एक मेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला कौन है, विजन आईएएस की मैगजीन है, उसको मंथली फॉलो करना है, और एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। तो इतने बिंदुओं को अगर आप इतने पॉइंट को फॉलो कर, देखिए ऑप्शन तो यूपी पीसीएस एग्जाम में ऑप्शन सब्जेक्ट तो है नहीं, उसकी जगह पे और दूसरे 2 पेपर आ गए। देखिए आप अगर जीएस की जो जीएस है, अगर आपने सीएस से खंड में सभी पकड़ आपने बना लिया, तो जो 2 पेपर और इसमें ऐड हो रहे हैं उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। जो मेन जो आपकी प्रिपरेशन में बैकबोन की तरह काम करेगा ये पूरा, तो इस पे आपको एनसीईआरटी की बुक और जो स्टैंडर्ड्स बुक होती है प्रत्येक पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट सीसेट की बात करें तो सीसेट को आपको हल्के में नहीं लेना है। सीसेट में वो आप मत करें कि 2 महीने पहले पढ़ के जा रहे हैं, 3 महीने पहले पढ़ के जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी बुक पढ़ी, यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी की बात डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करना है, कैसे आप स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि आप पूरी तैयारी, पूरी यात्रा जो आपकी 2 से 3 साल तक जो आपको मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, आप फोकस होकर स्टडी कर पाओ। और जब आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे तो आपकी सफलता श्योर है, सुनिश्चित है। असफल होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि नियमित अध्ययन न कर पाना, भटकाव की स्थिति में रहना, डिस्ट्रैक्शन में पड़े रहना, उस डिस्ट्रैक्शन से ना निकल पाना, इतनी भटकाव की स्थिति में रहना कि 3 महीने पीसीएस करना, 4 महीने किसी और एग्जाम की तैयारी, 2 महीने किसी और एग्जाम की तैयारी, यानी 1 साल में आप 10 एग्जाम दे रहे हो। तो ये सब ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको भटकाते हैं, जिस कारण से आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते। और अभी आपको एक पॉइंट पहले स्पष्ट कर दिया कि आप फोकस होकर स्टडी कब कर पाओगे, कैसे कर पाओगे,
कौन पॉइंट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा, आपका विश्वास को बनाए रखेगा, जिसके थ्रू आप फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। एक पॉइंट सीसेट के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सीसेट को हल्के में नहीं लेना। पहला पॉइंट, सीसेट को हल्के में नहीं लेना है और किसी कहने में आपको ये काम नहीं करना कि आप सीसेट को 2 महीने पहले पढ़ने जा रहे हो। सीसेट को अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाओ। अगर आप 1 साल पहले तैयारी कर रहे हो, आप 2 साल पहले तैयारी कर रहे हो, तो उसी समय से सीसेट को पढ़ना शुरू कर दो। चाहे डेली 1 घंटे का समय निकालो। अगर आप 2 साल पहले तैयारी कर रहे हो तो 1 घंटे का समय प्रतिदिन आप सीसेट के लिए दें। आप सीसेट के संबंध में ये मत दिमाग में रखो कि 2 महीने प्री के एग्जाम में 2 महीने पढ़ के सीसेट जाओगे। आप देख रहे हो सीसेट का पेपर डिफिकल्ट धीरे धीरे होता चला जा रहा है, तो ऐसे में अगर आपको सीसेट पेपर को क्वालिफाई करना है तो आप अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाओ। अगर आप 2 साल पहले तैयारी कर रहे हो, आप 1 साल पहले तैयारी कर रहे हो, तो उसी समय से सीसेट को पढ़ना शुरू कर दो। चाहे आप उसको डेली आप 1 घंटे का समय दें, प्रतिदिन आप 1 घंटे का समय पढ़े दें, लेकिन पढ़े जरूर। आप उसको हल्के में लेके ना चले कि सीसेट को आप 2 महीने पहले पढ़ लोगे। अगर आप इस अप्रोच से तैयारी करोगे, आप सीसेट को 2 महीने पहले पढ़ोगे तो आपकी पूरी तैयारी बेकार हो सकती है सीसेट की वजह से। इसलिए सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, आपको अपनी सीसेट को अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाना है। अगर आप 2 साल पहले तैयारी कर रहे हो तभी आप 1 घंटे का समय इसके लिए निकालो। 1 साल पहले तैयारी करना शुरू करो तभी आप इसके लिए 1 से 1.5 घंटे का समय निकालें। नियमित अध्ययन करें सीसेट का, चाहे 1 घंटे पढ़े चाहे 1.5 घंटे पढ़े, लेकिन नियमित अध्ययन करें सीसेट का। ठीक है, तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।